एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ के लिए मेरी ऐड देकर मुझे ऑर्डर किया कि भाई आ जाओ मसाज के लिए। तो उनके चूड़ा पहन रखा था, तो मसाज करते करते उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ को एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। वो दादा केड़ा बंदा दुनिया ते जी जी, एक नहीं है, हद से ज़्यादा है। कौन अब सी तो दुनिया में हम कहाँ घूम रहे हैं हमें तो पता ही नहीं है यार। वैसे ये बड़ा बदनाम कीता है स्पा सेंटर, क्योंकि पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से बदनाम है स्पा सेंटर की सेक्स रैकेट चलाते हैं। सर, इस बदनामी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि फ़ॉरेन और यहाँ पे काफ़ी बड़ा फ़र्क है। आज तक सुनने में नहीं आया कि वहाँ पे एक छोटी बच्ची का रेप हुआ है। यहाँ पे उस चीज़ में बहुत बड़ा एक बवंडर बना रखा है सेक्स को लेकर। 2006 से मेरे फादर साहब की डेथ हो गई थी और आज से 2008 से मम्मी की मैरिज हो गई 2007 से। तो मेरे एक चाचा ताया जी हैं, तो उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया था। बट वहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि अगर पशुओं के पट्टे लेकर आऊँगा तभी रोटी मिलती है, अदरवाइज नहीं रोटी मिलती थी। जब धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हमारे देश में जितने भी स्पा सेंटर्स हैं, मसाज सेंटर हैं, सब बदनाम है गलत कामों के लिए। पर एक लड़का नौजवान जो जिंदगी में संघर्ष करके, जिसने डस्टिंग से, झाड़ू पोछा से अपना काम शुरू किया, छोटी उम्र में पापा एक्सपायर हो गए, माता जी की दूसरी शादी हो गई, और कैसे वो लड़का संघर्ष भरी जिंदगी में से लड़कर आज एक चलता फिरता मसाज सेंटर चला रहा है। जी हाँ, इसको गलत वे में मत लेना। और ये पॉडकास्ट मैंने खुद उस लड़के को ऑफर किया, क्योंकि वो हमारी एनजीओ में एक जरिया फाउंडेशन में सेवा करने के लिए आया था। और मैंने उससे पूछा कि भाई तू अटैची उठा के कहाँ पर आ गया, तो उसने बताया कि मैं स्पेशली गुड़गांव से यहाँ पर आया हूँ। तो मैंने जब उससे बातचीत की तो मेरा मन किया कि ये भी टॉपिक एक सोशल मीडिया पे शेयर होना चाहिए। आप प्लीज़ ये पॉडकास्ट सुनने के बाद अपना ओपिनियन भी दीजिए और इसको खुले मन से सुनिए। ये कोई लड़का गलत काम नहीं कर रहा है, और बाकी यहाँ पर इस देश में फ्रीडम ऑफ वर्क है, जिसका जो दिल करता है वो कर सकता है। अच्छा बुरा वो उसको डिसाइड करना है, या आप सुन के ओपिनियन दे सकते हैं अपना। तो आइए मिस्टर मनप्रीत के साथ ये पॉडकास्ट सुनते हैं, और आपको कैसा लगा सुनना जरूर। और हाँ, एक ज़रूरी बात, मैंने देखा कि आप हमारे पॉडकास्टिंग को बहुत प्यार दे रहे हैं, इकी टॉक शो हिंदी को, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, सो दैट हमारा चैनल और बड़ा हो और हम बड़े बड़े गेस्ट इस चैनल के ऊपर ला सके और आपको अच्छी नॉलेज और दुनिया भर का एक्सप्लोर करवा सके। सब्सक्राइब कीजिए इकी टॉक शो हिंदी, और आओ सीधा शो पे लेके चलते हैं आपको मिस्टर मनप्रीत के साथ। मसाज बाय मनप्रीत जी, आपका स्वागत है हमारे इकी टॉक शो हिंदी के ऊपर। थैंक यू सो मच। इंट्रोडक्शन दीजिए अपनी। मेरा नाम मनप्रीत कुमार है और मैं श्री फतेहगढ़ साहब से बिलोंग करता हूँ, विलेज फतेहपुरा ही है। और मैं मतलब कि 2006 से मेरे फादर साहब की डेथ हो गई थी, तो मैं अपना जो भी घर बार छोड़कर चले गया था। पहले चंडीगढ़ में चले गया हूँ और आज से 2008 से मम्मी की मैरिज हो गई 2007 से। सो उसके बाद जो भी ये मसाज बाय मनप्रीत बनने का सफ़र है, ये कम से कम लगभग 14-15 साल का है। मुझे थोड़ा नर्वस हो रहा है मैं। तो आप खुल के बात करोगे मेरे साथ। आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, जी ये पॉडकास्ट मैं बड़े मतलब दिल से करता हूँ। रॉ पॉडकास्ट होता है ना, मुझे तैयारी नहीं करनी पड़ती। आप आंखों में आंखें डाल के बात क्यों नहीं कर रहे? ठीक है। मेरा फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस है, मैं इस तो पहला कभी पॉडकास्ट हो या नहीं मेरा। अच्छा, कभी पॉडकास्ट इंटरव्यू की नहीं? नहीं। तो मैं बता देना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को कि हम एक एनजीओ चलाते हैं, एक जरिया फाउंडेशन। तो उसमें ये भाई साहब अपना बैग लेके कल आए और वहाँ पे इन्होंने सेवा की। ये पॉडकास्ट बिल्कुल प्लान्ड नहीं था, और जब इन्होंने सेवा की तो मैंने इनसे पूछा क्या काम करते हो, इनकी लाइफ के बारे में थोड़ी सी बातें हुई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि काफ़ी संघर्ष करके ये ज़िंदगी जी रहे हैं अपनी। तो मेरा दिल किया, मेरी टीम ने सलाह की कि क्यों ना ये स्टोरी ऑन एयर हो, पॉडकास्ट के जरिए हम आपसे शेयर करें। तो ये है मनप्रीत कुमार जी, जो श्री फतेहगढ़ साहब से बिलोंग करते हैं, पर रह गुड़गांव रहे हैं दिल्ली। कल ये हमारे पास स्पेशली दिल्ली से सेवा करने आए अपना बोरी बिस्तरा बैग लेकर, और आज हमारे स्टूडियो में है। तो बेसिकली ये मसाज करते हैं। तो इन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन देते देते मेरे को बताया कि ये जो काम है वो छुप के किया जाता है हमारे इंडिया में, पर मैं शरेआम कर रहा हूँ। तो आज इसके बारे में खुल के बातें होंगी, मसाज विद मनप्रीत। जी सर। तो कैसे ये बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में आया स्पा सेंटर का? अब चलते फिरते स्पा सेंटर हो एक, बोल सकते हैं? हाँ जी। सर, मेरा बस शुरू से यही रहा है कि मुझे जो मेड चाल है वो नहीं कवर करनी है। जैसे विलेज में आ रहा है कि आप +2 करने के बाद जहाँ BA करो, ग्रेजुएशन करो, मेरा बिल्कुल ही वैसा प्लान नहीं था। क्योंकि मैंने देखा था कि जो भी लोग हैं वो BA कर रहे हैं, बट उनकी अब वो पहले पैसे कितने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कितनी महंगी महंगी ये ग्रेजुएशन हो रही है, चाहे MA हो गई, कुछ भी है। मैंने BPES करी है यूनिवर्सिटी से, बट BBA? BPES बैचलर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट, श्री गुरु ग्रंथ साहब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी से। ये कहाँ है? ये श्री फतेहगढ़ साहिब में है। ये कब की थी आपने? ये मैंने 2018-19 में मेरी कंप्लीट नहीं हुई कोविड से पहले, कुछ पैसों की प्रॉब्लम के कारण ये सारे। अगर आप बुरा ना माने तो मैं पूछ सकता हूँ कि पापा क्या करते थे? पापा 2006 से ही डेथ हो गई थी उनकी हार्ट अटैक से, और तब मैं अपनी बुआ जी के पास रह रहा था चंडीगढ़ में। पापा करते क्या थे? वो प्लम्बर थे जी। और मदर? मदर हाउस वाइफ थे। अच्छा, मदर की अब शादी हो गई? हाँ, उनकी मैरिज हो गई है, 2007 में हो गई थी। तब आपकी एज कितनी थी? 8 से 9 साल की थे। फिर आप किसके पास रहे? मैं पहले बुआ जी के पास था, तो मेरे एक चाचा ताया जी हैं, तो उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया था कि आप हमारे साथ रहो। बट वहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि अगर पशुओं के पट्टे लेकर आऊँगा तभी रोटी मिलती है, अदरवाइज नहीं रोटी मिलती थी। ये बुरे दिन देखे हैं। और मुझे फ़ुटबॉल का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं पंजाब की तरफ से खेला हूँ, स्टेट खेला हूँ, और श्री गुरु ग्रंथ साहब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी से एक
खालसा खेतों में, और इंटर यूनिवर्सिटी वो भी मैंने कंप्लीट करी है, जो गेम होती है फुटबॉल की। सो वहाँ पे भी मेडलिस्ट हूँ मैं। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे बाकी जो पड़ोसी हैं उन्होंने सपोर्ट करी कि आप फुटबॉल अच्छे से खेलते हो तो इंडियन आर्मी में आप ट्राई करो, इनको छोड़ दो। तो जब काफ़ी मार पटाई होनी शुरू हुई तो फिर रातों रात में भागा। काफ़ी जो अच्छे अच्छे लोग हैं फतेहगढ़ साहिब में, एक हैं ADC उपकार सर, वो बहुत बड़े ऑफिसर हैं जिन्होंने मेरी स्टडी करवाई +2 11th हर एक चीज़। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाया मेरा, तो जिसकी वजह से मुझे यूनिवर्सिटी पढ़ने का मौका मिला। और फुटबॉल का ये था कि मेरा कुदरती एक्सीडेंट हो गया था, जो मेरा लास्ट टाइम चल रहा था कि 21 साल से पहले पहले आप ट्वेल्थ कवर कर सकते हो, अदरवाइज आपकी एज ओवर हो जाएगी। और इसके कारण ही मैं मेरा जो गेम का सपना था, इंडियन आर्मी का सपना था, वो सारा जोरो शुरू। एज कितनी है अब आपकी? अभी मेरी 25 है। 25 ईयर, बड़ा संघर्ष किया आपने तो ज़िंदगी में। जी सर, मेरी फर्स्ट जो भी झाड़ू बच्चे से शुरू हुई थी। एक बसी पठाना में है मैम, उनके दोनों एक जुड़वा भाई हैं, बेटे सॉरी, और वो एडवोकेट हैं। उनके घर में मैंने पहली जॉब करी थी आज से काफ़ी साल पहले, 6 से 7 साल पहले। काम क्या था, डस्टिंग का, झाड़ू पोछे का। तो वो करके फिर आगे उनसे लिंक, अच्छे रेफरेंस मिलते गए, पहरावे का पता चला कि कैसे अपना ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, कैसे बात करनी है, और एनवायरनमेंट कैसा रखना है हमें, ये सब कुछ आजकल फिर मैंने- क्या कर रहे हो आप? आजकल मैंने 11 जून से ओपनिंग करी है। ये 11 जून इसी साल? मेरा ये था कि जो सिद्धू मूसेवाला भाई का बर्थडे था, तो उसमें ये था कि मुझे किसी भी हालत में तब अपना लाइफ को चेंज करना है। और उससे पहले मैं पेशेंट केयर कर रहा था, जो बुजुर्गों की देखभाल करनी होगी। उसकी कोई डिग्री थी कि बस वैसे एक्सपीरियंस था? नहीं, मेरे पास GDA का सर्टिफिकेट था। मैंने चंडीगढ़ से, मतलब कि कोविड में मैंने पेशेंट केयर करी और किसी ने जॉब दिलवाई थी मुझे। तो अच्छा, आप घर से भागे कब थे? घर से मैं भागा था 2017 में। कहाँ गए भाग के? फतेहगढ़ साहिब ही चले गया था मैं, बट मैं थोड़ा सा, जब मार ज़्यादा पड़नी शुरू होगी तो मैंने एक बार पुलिस कंप्लेंट करा दी थी अपने चाचे ताया के पास। तो फिर वो मेरे से डरने लग गए थे। उसके बाद फिर मेरे जो मतलब कि बुरे दिन की उल्टी गिनती वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि मार अगर पड़ती थी तो मैं सीधा थाने चले जाता था, जहाँ से मुझे सपोर्ट मिलनी शुरू हो गई। और बाद में लोगों ने गाइड करा। बेसिकली ज़्यादा सहारा मुझे गुरुद्वारा साहिब ने दिया है, जहाँ से मुझे तीनों टाइम का खाना मिलना, रहना, और बाकी और भी बहुत बड़े भाई थे तो जिन्होंने। गुड़गांव कब शिफ्ट हुए आप? गुड़गांव जैसे जैसे मैं अपने आप को देखता गया कि भाई मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, तो फिर मैंने कुछ चीज़ें सर्च करी कि पूरे इंडिया में, एशिया में पॉश एरिया कौन सा है। उसमें 2-3 शहर आए, जिसमें बेंगलोर आया, गुड़गांव आया, नोएडा आया। तो वहाँ मैंने फिर सोचा कि वहाँ पे मैं ट्राई करूँगा, कि मैंने कुछ बनना है, मुझे बीएड चलना ही चलना है। कि BA करो, उसके बाद सैलरी कितनी है, 15,000, उससे पहले 3-3 लाख आप लगाओ, ऐसा मेरा बिल्कुल आप प्लान है। फतेहगढ़ साहिब से गुड़गांव का सफ़र कब शुरू हुआ? गुड़गांव से पहले चंडीगढ़ का सफ़र था। वहाँ से मैंने जब पेशेंट केयर कर रहा था, तब जो मेरे विलेज में चाचा ताए थे, उनके यहाँ ना मसाज करता था मैं, लेग वगैरह, जो वो देसी जो घरों में कह देते हैं कि जो पैरों की मसाज जी कर। जी पैरों की होगी। और हाँ, ऐसे ही मसाज करते करते मुझे वहाँ से मुझे जो अपने आप में पहचाना है, जैसे KFC में उन्होंने कितना स्ट्रगल करा, जो उनके ओनर थे, तो कितने सालों बाद उनको एक सक्सेस मिली। तो ऐसे मुझे आज, चाहे उन्होंने जैसा मर्जी किया, फिर भी मैं गॉड गिफ्टेड मानता हूँ कि मैं एक बहुत अलग दुनिया से चल रहा हूँ। कि जो मैं मांगता हूँ अपने भगवान से, फतेहगढ़ साहिब से, है ना, तो वो मेरा पूरा हो जाता है। कि हाँ, यही बहुत बड़ी मेरे लिए लेसन था कि मैंने वहाँ से कुछ सीखा, चाहे मेरे साथ बुरा हुआ, अच्छा हुआ, बहुत कुछ सीखा मैंने। सीखने के बाद फिर क्या किया, जब पेशेंट केयर करने चंडीगढ़ में मैं गया, 24 आवर ड्यूटी होती है, उसमें खाना पीना सब कुछ मिलता है। तो जब किसी क्लाइंट को ना सोल्स वगैरह कुछ हो रखी थी प्रॉब्लम, तो मैंने वहाँ पे मसाज करी। उन्होंने एक 500 रुपये फ़ीस दी, जबकि उस टाइम में बहुत ज़्यादा फ़ीस होती है, आज से 5 से 6 साल पहले। तो जब वो मुझे 500 रुपये मिला, उसके बाद फिर मैंने उनसे बात करी कि 24 घंटे की जो भी, वो भी एक आ रही थी भेड़ चाल में, मुझे थोड़ा सा अपने आप को स्कैन करना था कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ अपनी लाइफ में, कि किसी को 24 घंटे दे रहा हूँ। यहाँ पे जो पेशेंट केयर की कंपनी है, आप जॉब करो बट पैसे उतना नहीं मिलते, बहुत बड़ा कमीशन रख लेते हैं, ठीक है। तो फिर भी जब मैंने मसाज करी उनके, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी। तारीफ़ करने के बाद फिर मैंने उनको ही बोला कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, भी ऐसे मेरा कोई नहीं है। उन्होंने मुझे चेन्नई भेज दिया। चंडीगढ़ सेक्टर 15 की बात है, 12-13, सॉरी, सेक्टर 12-13 में एक बहुत बड़ी फैमिली है जिन्होंने मुझे चेन्नई भेजा। सारी फीस उन्होंने कवर करी, उन्होंने मसाज का कोर्स करवाया, और प्लस फ्लाइट टिकट्स, वहाँ का 6 मंथ का रेंट, सारा कुछ उन्होंने पे वाह करा। यार, जी कितने अच्छे लोग भी है ना दुनिया में। हाँ, बहुत फतेहगढ़ साहब से शुरुआत जो हुई वो बहुत अच्छे लोगों से ही हुई।
वाह यार, मतलब कितने अच्छे लोगों की कहानी सुन के मुझे वैसे ही अच्छा लगने लग जाता है यार। वैसे ये बड़ा बदनाम कीता है स्पा सेंटर, क्योंकि पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से बदनाम है स्पा सेंटर की, सेक्स रैकेट चलाते हैं। जी जी सर, इसके लिए है ना कोई आगे नहीं था आना चाहता अपने फेस को लेकर। और एक बात सच्ची बात है, बार बार मैं सिद्धू भाई का नाम नहीं लूँगा, बट ज़्यादा मोटिव मुझे सिद्धू भाई के गानों से ही मिला है कि एक उनका बहुत प्यारा डायलॉग था, उन्होंने स्टेज में शेयर करा था कि अ, अ, दो तरह के राजे हैं, कि एक तो होता है कि हम दो तरह के राजे ने, हाँ दो तरह के राजे होंगे ने, एक है कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਵੀ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਰਾਜਾ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਦਾ। ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਟਫ ਸੀ। मतलब एक जगह लेके वो स्पा सेंटर खोलो। ਨਹੀਂ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਫੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦੀ, ਫਿਰ ਮਾਡਲ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੋ 3-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ प्रमोशन करनी, हर चीज़ जो मेरे अब मैंने अपने लोगों को ही अपनी फ़ोटो का ही ब्रांड बना दिया। मसाज बाय मनप्रीत मेरे खुद का फेस है जिसमें मसाज बाय मनप्रीत और नीचे स्कैनर वगैरह लगा रखे हैं। और जब से ये आइडिया मिला है और फिर इसमें भी मैंने फ़र्क देखा कि हम नॉर्मल टी शर्ट पहनते हैं, आपको कोई नहीं पहचानेगा इतने बड़े लोगों में। जैसे मेट्रो है गुड़गांव की, लाखों के हिसाब से लोग आते जाते हैं, कोई नहीं पहचानेगा। बट जैसे मेरा ब्रांड है और मसाज बाय मनप्रीत पीछे भी लिखा है और आगे भी लिखा है और स्कैनर्स दे रखे हैं वेबसाइट के, इंस्टाग्राम के, हर एक चीज़ के। अगर लोग स्कैन कर रहे हैं तो पहचान जाएंगे कि ये वो लड़का है जिसने अभी जस्ट अपना। अच्छा, हमारे देश में बदनाम क्यों है? देश में नहीं, पूरी दुनिया में बदनाम है सारे स्पा सेंटर्स या मसाज सेंटर, ये बदनाम क्यों है? सर इस बदनामी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे जो बड़ी बात है कि फ़ॉरेन और यहाँ भी काफ़ी बड़ा फ़र्क है। आज तक कभी भी ये नहीं सोचा, आज तक सुनने में नहीं आया कि वहाँ पे छोटी बच्ची का रेप हुआ है, और ना ही बड़ों का ना ही छोटों का। जितना तक मैंने आज तक सर्च करा, यहाँ पे उस चीज़ में बहुत बड़ा एक वो वंडर बना रखा है सेक्स को लेकर। तो यहाँ पे ये है, ओपन नहीं है। अगर पार्क में जाते हैं तो पार्क में अलग मतलब कि कई पार्टी आ जाते हैं, पुलिस आ जाती है। अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रूम में आ रहे हैं तो वहाँ पे मम्मी पापा या फिर और बदनामी हो रही है। अगर हम होटल में जा रहे हैं तो वहाँ पे अलग जो एक पुलिस की रेड वेट का। तो यहाँ पे लोगों को ओपन बना ही नहीं रखा। अब मैं आपको एक चीज़ और थोड़ा ओपन मतलब सेक्स सेंटर्स ओपन होने चाहिए देश में? नहीं, ओपन नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इससे रेप होने बंद हो जाएंगे अगर सेक्स सेंटर्स ओपन हो जाए। सेक्स सेंटर नहीं, कि अगर उतना ओपन हो जाए जितना फ़ॉरेन में अभी किसी चीज़ को लेकर जैसे इशू बना रखा है यहाँ पे भी। हाँ, अगर कोई दिल्ली में तो जीबी रोड है सबसे ज़्यादा, फिर वहाँ पर क्यों होते हैं रेप? नहीं, वहाँ पे भी सर अब एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि फ़ॉरेन में एक $1 की बियर की बोतल है, $1 की आई थिंक पानी की बोतल है, $1 की कोक की बोतल है। वहाँ पे लोग के दिमाग, जिनको शराब पीनी है वो शराब पीते हैं $1 में, जिनको पानी पीना पानी पियेंगे, जिनको कोक पीना कोक पियेंगे। बट यहाँ पे लोगों के दिमाग में, अगर यहाँ पे इंडिया में 10 रुपये की बियर की बोतल कर दें, 10 रुपये पानी की बोतल कर दें, 10 रुपये की कोक की बोतल कर दें, तो लोग जो जिस चीज़ का बढ़ावा दे रखा है, मान लो शराब का, बियर का, तो लोग बियर को कैप्चर करेंगे, काफ़ी कैच करेंगे। पर मेरे को लगता है कि जैसे यहाँ पर बियर कितने की होगी, 100-150 रुपये की होगी, कितने की है? मैंने आज तक नशे को हाथ नहीं लगाया। फॉर तो एग्जाम्पल 150-200-300 रुपये की तो होगी। तो आपको लगता है अगर सस्ती होगी तो लोग इसको कम पीनी करेंगे कि ज़्यादा पीनी शुरू कर देंगे? ज़्यादा पीनी शुरू करेंगे। वही कह रहा हूँ कि लोगों के दिमाग तक उस चीज़ उतना ओपन नहीं कर रखा है कि हाँ भाई जिस चीज़ की ज़रूरत है सिर्फ उतना ज़रूरत अपना रख लो, लोड के मुताबिक उतना नहीं है। अब मैं मुझे बात नहीं समझ आई है, ये कनेक्शन कैसे हुआ सेक्स रैकेट का बियर के साथ? मैं वही बता रहा हूँ कि इसको सेक्स को लेकर ना बहुत बड़ा एक हुआ बना रखा है कि हाँ भी ऐसा हो गया तो पता नहीं क्या ही हो गया। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कई चीज़ें मुझे बस ये दिमाग पे कंट्रोल होना चाहिए कि हर एक चीज़ें जो पॉजिटिव साइन में जाएं कि अगर हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, हमारी फैमिली भी है। आजकल तो एक ऐप भी है ना इंस्टाग्राम पे शायद, जो घर पे जाके लोगों को मसाज देते हैं, तो आपने ये आइडिया वहाँ से कॉपी किया? सर मेरी उन्होंने ईगो हट करी थी। 2 कंपनियाँ बहुत फेमस हो रखी हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनीज हैं। तो मैं जब चंडीगढ़ में मेरा कोर्स चेन्नई में कंप्लीट हो गया था, उन फैमिली ने मुझे एक रेफरेंस दिया कि वहाँ जाकर आप जाओ, वहाँ पे आप जॉब अप्लाई कर लो, ठीक है। तो फिर क्या किया, वहाँ पे मैं गया चंडीगढ़ से स्पेशल, वहाँ से जर्नी मेरी शुरू हुई गुड़गांव की। जब मैंने सर्च किया कि भी यहाँ पे ये कंपनी काफ़ी अच्छा रन कर रही है और अच्छी इनकम भी है।
बट वहाँ पे 45,000 एंट्री फीस है। अगर आप कैश नहीं दे सकते तो आप लोन करवाओ, वो लोन मतलब अगर आपने उनके साथ काम करना तो वो कंपनी है, काम करना है तो आप पहले वो क्या सिक्योरिटी फीस है? सिक्योरिटी फीस नहीं, वो किट वगैरह देंगे, सब कुछ देंगे। तो ये चीज़ है। तो फिर मेरा ये रहा कि भाई अगर छोटी सी भी कंप्लेंट कर दी कहीं, देखो क्लाइंट भी कम नहीं है। अगर थेरेपिस्ट को अगर गलत बोला जाता है, क्लाइंट भी कम नहीं है, वो एक्स्ट्रा सर्विस के लिए बहुत मजबूर करते हैं, या फिर बोलते हैं कि हमारे इन बॉडी पार्ट पे मसाज कर दो। और अगर नहीं करते हैं तो कंप्लेंट हो जाती है, जिससे कंपनी बैन ही कर देती है। आप आपने 45,000 लोन से दिया है, चोरी करके दिया है, कमा के दिया, उनको कोई फर्क नहीं अच्छा, पड़ता। मतलब एक बंदा मसाज करने घर गया किसी जेंट्स की, कि लेडीज भी? नहीं, जो कंपनियां वो मेल को मेल देती हैं, फीमेल को फीमेल देते हैं, बट अच्छा, क्रॉस नहीं देते? क्रॉस नहीं देते। बट क्रॉस कैसे, कई फैमिलीज ऐसी हैं, हस्बैंड वाइफ, किसी हस्बैंड के लिए, मतलब कि एक वाइफ ने अपने हस्बैंड के लिए एक कंपनी से है ना लड़की को ऑर्डर किया, बट वहाँ पे 3 से 4 जाने, मतलब कि और थे उनका, जेंट्स? हाँ जेंट्स, उन्होंने रेप मतलब कर एक, दिया। अच्छा रेप कर दिया? रेप कर दिया, वो बात उन्होंने निकलने नहीं दी इतना। मतलब एक लड़की ने, एक वाइफ ने अपने लिए मसाज बुक की कि एक लड़की भेज दो मेरी मसाज के लिए, और वहाँ पे अपने हस्बैंड को दे दिया? अपने हस्बैंड को दे वो दिया। ऐसी कौन सी लेडीज है दुनिया में? मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास ये कोई रिटर्न प्रूफ है कि सिर्फ बात ही है? नहीं नहीं नहीं, ये तो सर आप न्यूज़ में भी, ये कंपनियां ऐसा है, गुड़गांव में चल रहा है, ये रातों रात किसी को भी खरीद लेंगी। जैसे अब वो पोर्श गाड़ी का एक केस हुआ था, वो रातों रात वो बोल दिया कि भी ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, जबकि उसके बेटा था। और ड्रिंक का भी बोल दिया था कि कुछ ड्रिंक नहीं कर रखी है। वो गुड़गांव में इतना पोर्श है। ये क्या स्टोरी थी, समझाना ये लेडीज वाली। लेडीज़ वाली फिर मेरे साथ भी ऐसा हादसा हुआ है, मैं अपनी बताता हूँ हकीकत। एक हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने नई नई शादी हो रखी, तो चूड़ा पहन रखा था, स्पा में आए वो। तो तब देखो ना, तो मुझे तब एक्स्ट्रा सर्विस का पता है, जब मैं चेन्नई से आया प्रॉपर अच्छे से उन्होंने जो भी समझा रखा था। जो एक्स्ट्रा सर्विस के बारे में पता चला वो गोवा में जाकर पता चला, जो वहाँ पे मैं काफ़ी लोकेशन विजिट कर चुका हूँ। बट ज़्यादातर, हाँ, जो मैं हस्बैंड वाइफ की बात कर रहा हूँ, तो एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ के लिए मेरी ऐड देखकर मुझे ऑर्डर किया कि भाई आप आ जाओ मसाज के लिए। मैंने कहा ठीक उसकी है। वाइफ के लिए? उसकी वाइफ के लिए, गुड़गांव में, मैं गुड़गांव की बात कर रहा हूँ। तो उनके चूड़ा पहन रखा था। तो मसाज करते करते उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ को एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। वो दादा केड़ा बंदा दुनिया ते? जी जी, एक नहीं है, हद से ज़्यादा है कौन अब सी तो। दुनिया में हम कहाँ घूम रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है। इसलिए तो फिर क्या हुआ मेरे साथ, मैंने सबसे पहले सब कुछ रोका, क्योंकि सारा एक्सपीरियंस मुझे चेन्नई का था जो भी था। तो उन्होंने क्या बोला कि मेरी वाइफ को मसाज चाहिए। पहले तो अपने लिए बुक करा मुझे कि सर मुझे मसाज चाहिए, आप आ जाओ, ये फीस है। कह रहे ठीक है। उन्होंने टैक्सी का भी पे किया, हर एक चीज़ अच्छे से। सारी एडवांस पेमेंट? नहीं, एडवांस पेमेंट नहीं, मैं कभी एडवांस पेमेंट नहीं लेता हूँ। उनके जब घर पे पहुँच जाता हूँ तो पहले फ़ीस लेनी हमारा फ़र्ज़ होता है, नहीं तो कई क्लाइंट ऐसे भी हैं फ़ीस नहीं पे करते हैं। तो उन्होंने जब बुक करा अपनी वाइफ, कह रहे कि मेरी वाइफ की मसाज है, तो पेमेंट तो उन्होंने दे रखी थी। तो और मुझे भी ये था कि इस टॉपिक, पहले मैं हस्बैंड वाइफ की बात क्लियर करता हूँ, उसके बाद एक बात हो रहा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी दुनिया को पता होनी चाहिए। ओके। तो जब उन्होंने बोला कि भाई मेरी वाइफ को मसाज चाहिए, चलो मसाज कर दिया। ओके। जब मसाज का टाइम पूरा हो गया, उसके बाद बोल दिया कि एक्स्ट्रा सर्विस प्राइवेट पार्ट्स हैं, उन पे भी मसाज कर दो। तो ये बोला, जब हमारा कोई कोर्स होता है तब वहाँ पे शपथ होती है, एक उनकी भाषा में शपथ ही बोलते हैं कसम को, कि भी ऐसे ऐसे नई हरकत होनी चाहिए, भी इन चीज़ों का ध्यान रखना, नहीं तो अदरवाइज आप बदनाम हो सकते हो। तो ठीक है, ये सारा हमारे दिमाग में था। चलो उन्होंने बोला। फिर जब उन्होंने डील करी कि भाई ये सर्विस होनी चाहिए, फिर मैंने उनसे सर से पूछा कि सर आप अपनी वाइफ के लिए कैसे बोल सकते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो हो जाएगा, कि ऐसा तो दूध से धुला तो मैं भी नहीं हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो बोल रहे हैं वो हो जाएगा, बट मुझे क्लियर करो कि ये आपने अभी नया जोड़ा पहन रखा है, सब कुछ हो रखा है, कि आप क्यों ऐसा क्यों, इस चीज़ का जवाब दे दो, मेरे में टेंशन आए। तो फिर उसके हस्बैंड की बजाय उसकी वाइफ ने मुझे जवाब दिया कि वहाँ पे गुड़गांव में काफ़ी परसेंट गए लोग हैं कि जो अपनी वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। सो उसमें क्या आया कि अब अगर दोनों में लड़ाई हो रही है, डिवोर्स हो रहा है, तो वहाँ पे एक एक घर भी अगर करोड़ों के हिसाब से है, लाखों में तो है ही नहीं है। वहाँ पे रूम भी लोगे तो कम से कम, फ्लैट लोगे तो 1-1.5 लाख रुपये जमा कराना पड़ेगा, उससे पहले आपको रूम में एंट्री नहीं मिलती है। ठीक है। तो अगर मान लो वहाँ पे दोनों में डिवोर्स हो रहा है, तो करोड़ों की प्रॉपर्टी फीमेल ले जाएगी, उनकी वाइफ, और उसके बाद फिर क्या होएगा, रिश्तेदारों में बदनामी। और फिर ये बदनामी के बजाय फिर दोनों उनका ये प्रॉमिस रहा, ये कॉम्प्रोमाइज़ रहा कि अगर तुझे बेबी भी चाहिए वो भी मेरे आंखों सामने होएगा, अगर तुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए वो भी मेरी आंखों सामने होएगा, बट एक डील होता है कि तू ना तो फैमिली को बताना, ठीक है, और ना ही
मतलब कि ये डिवोर्स वाला कोई साइन होना चाहिए। ये चल रहा है ये कुछ, ये बेंगलोर और गुड़गांव में काफ़ी फेमस हो रखा है। मतलब पूरी सलाहकारी से ये कुछ चल रहा है? हाँ ये इसमें इससे अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप नहीं मतलब कि सेटिस्फाई कर सकते तो उसके लिए ये लोगों ने जो कम्युनिटी बना रखी है। स्पा वालों ने ऐसे ऐसे ये चीज़ें डील हो रही हैं। उसमें दोनों तरफ देखा जाए, एक तो उसके लड़के के पैसे काफ़ी बच रहे हैं जो डिवोर्स होने में, ठीक है, एक बदनामी से बच रहा है, और मजबूरी में शादियाँ हो रही हैं कि जैसे मान लो अब मेरे घर वालों ने प्रेशर लगा रखा है कि भाई मेरे घर वालों ने मतलब बोल रखे कि इतनी एज हो गई शादी करा लो, अगर मैंने शादी करा भी ली और मुझे पता है मेरे में क्या प्रॉब्लम है। एक नहीं, वहाँ पे बहुत लोगों में प्रॉब्लम है। मैं काफ़ी टाइम से वहाँ पे अपना काम कर रहा हूँ। सो ये कहानी थी कि ऐसे ऐसी मेरे मन फैमिली। में एक सवाल आ रहा है यार, मैं अगर आपसे पूछूं तो आप बुरा जी तो नहीं मानोगे? बोलो सर। आप ट्रांसजेंडर तो नहीं हो? नहीं बिल्कुल भी नहीं हुआ जी। मैं एक नॉर्मल हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही फैमिलीज में हेल्थ केयर टेकर हो गए, वहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी कि भाई आवाज़ इतनी क्यों होनी चाहिए, अगर आप इससे ज़्यादा बोल रहे हो तो उस हिसाब से मुझे। हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं ना जो अपना जेंडर बताने के लिए भी बड़ा शर्म सा महसूस करते हैं, क्योंकि हमने एक ट्रांसजेंडर के साथ भी पॉडकास्ट किया था, और मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये नेचुरल है, ये कुदरती है। हम अपनी मर्जी से लड़का नहीं है, कोई अपनी मर्जी से लड़की नहीं है, और वो कोई अपनी मर्जी से ट्रांसजेंडर नहीं है, चाहे वो फिर गे है, चाहे फिर वो कोई भी आ गया ना LGBTQ, वो जो भी है। पर लोग बताते भी डरते हैं। कई बार आप किसी को मिलके महसूस कर लेते हो कि ही इज़ नॉट स्ट्रेट, तो पर वो मानते नहीं है, मेरे साथ वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते फिजिकली कि हाँ आई एम नॉट मैन और आई एम नॉट अ वुमन। वो आई थिंक ये पंजाब में होएगा जो किस्सा होएगा। गुड़गांव में तो वहाँ पे तो तारीफ करी जाती है कि भाई जो भी तू बता रहा है उसको मतलब कि उल्टा नहीं पड़ते हैं लोग यहाँ पे, मतलब कि घर से निकाल देते हैं, पंजाब में, बेदखल हाँ, कर देते हैं, बट वहाँ पे पंजाब नहीं में है। सोसाइटी बहुत गालियाँ निकालती है इनको, क्रिटिसाइज़ करती है, बहुत कुछ होता है, डिस्क्रिमिनेट होता है, सोशल मीडिया पे मजाक उड़ता है। जी बट वहाँ पे नहीं। वहाँ पे तो आईडी मेंशन करी जाती है स्पेशल बायो में कि ट्रांस अलग अलग चीज़ें, तो अच्छा, फिर उसमें उस स्टोरी का क्या बना उसकी, फिर वाइफ की, जब उसने बोला कि आप मेरी वाइफ की मसाज कर दो प्राइवेट पार्ट्स पे, तो आपने कर दी? तो हाँ अब ये जो मेन टॉपिक है वो तो कवर हो गया हस्बैंड वाइफ की हाँ जो भी बात है। अब बस स्पा का काम जो है, अब मान लो अब मैं कम से कम 28,000 रेंट पे कर रहा हूँ। एक फ्लैट है, मतलब कि एक रूम है, डबल शेयरिंग का है। अगर 2 जाने रह रहे हैं तो 15-15 हज़ार है, अगर एक जाना है तो 28,000, बिल विल लगा के 30,000 पड़ जाता है। तो अगर गुड़गांव में है, अब मेल और फीमेल में आपको फ़र्क बताता हूँ क्या क्या फ़र्क है। एक फ़ीमेल मसाज कर रही है, उस मेल्स मसाज कराने वाले स्पा सेंटर में चले जाते हैं, फीमेल्स नहीं जाती हैं। मैंने उससे पहले कम से कम 4 साल मैंने जॉब करी है एज अ मैनेजर गुड़गांव में, और एक गोवा में जगह है, अब गुड़गांव में लास्ट में, मतलब कि उससे आगे कोई जगह नहीं है, मडगांव सॉरी। हाँ गुड़गांव में, और मडगांव का एक्सपीरियंस है जो मेरे पास। तो उसकी वजह से मैंने अपना जो इन्वेस्ट करने का सोचा, क्या सोचा कि मैं होम सर्विस दूंगा, क्योंकि वहाँ पे क्या था, मेल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी किसी भी चीज़ को लेकर, वो फीमेल के पास चले जाते हैं। एक दिन में अच्छे स्पा में फीमेल्स काफ़ी अच्छी अर्निंग कर लेते हैं अगर नॉर्मली मसाज भी हो रही है तो, ठीक है, नो एक्स्ट्रा सर्विस। नो एक्स्ट्रा सर्विस। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मसाज को इतना बड़ा हुआ क्यों बनाया हुआ है? मसाज इज़ सो कंपलसरी फॉर द बॉडी, जो बॉडी बिल्डर्स हैं या जो पहलवानी करते हैं, मतलब मसाज तो कितने सालों से चलती आ रही है हमारे समाज में, पर आज मसाज को इतना बड़ा हुआ क्यों बना दिया गया है? वही सर, कंट्रोल। क्योंकि मसाज के नाम पे गलत काम भी हो रहे हैं, जी वो फिर वो चाहे पंजाब हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे गोवा हो। गोवा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मसाज सेंटर का शेल्टर लेकर अंदर गलत काम हो रहे हैं। कितने परसेंट गलत काम हो रहे हैं? कितने परसेंट जो स्पा सेंटर्स हैं उसमें सच में सिर्फ मसाज ही होती है? मेल और फीमेल का बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर रखी है जो कई स्पा ओनर्स हैं, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस जो करा है मैं वही बताऊंगा, जो भी होगा सच ही बताऊंगा, ठीक है, कि वहाँ पे सैलरी नहीं दी जाती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। स्पा सेंटर में स्पा सेंटर्स में जहाँ पे लड़कियाँ मजबूर होती हैं बेचारियाँ एक्स्ट्रा सर्विस के लिए। तो अगर मान लो मेरे मैं को आज तक ना ये बात वैसे समझ नहीं आई कि लड़कियां एक्स्ट्रा सर्विस के लिए मजबूर क्यों हैं। क्योंकि उनको रातों रात बहुत अमीर बनना है, बहुत ज़्यादा अमीर बनना इसको है। मजबूरी का नाम दिया जाता है, वो गलत है ना? बहुत ज़्यादा गलत है। मेरा खुद का वैसे ये पर्सनल ओपिनियन है, पता नहीं इसको कैसे रिएक्ट किया जाएगा, पर भगवान ने बॉडी तो लड़कों को भी दी है, लड़की को भी दी है, पर हाथ पैर मेहनत दी है ना, तो मेरे को लगता है मजबूरी का नाम लेके ये गलत काम नहीं करने चाहिए कि घर पे मजबूरी है, गरीबी है, माँ की मेडिसिन आनी है, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि हम तो मजबूरी में ये काम कर रहे हैं यार, मतलब झाड़ू पोछा लगा लो इससे अच्छा तो। मुझे इनमें दोनों में फ़र्क पता चला है। जो बाकी फीमेल्स हैं, जो एक बेचारी जॉब कर रही है 20-25 हज़ार में जॉब कर रही है, उनको स्टेटस दिखाने के लिए जो स्पा में लड़कियां काम करते हैं, दोनों में ऐसा नहीं कि सारे ओनर ही ख़राब है, ऐसा नहीं कि सारी लड़कियां ही ख़राब हैं, दोनों का ही मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ कि जो ओनर्स हैं उन्होंने 1% भी सैलरी नहीं देनी, वो कम से कम 500 रुपया लेते हैं। एक क्लाइंट देंगे तो वो 500 रुपया लड़की से खुद ले लेंगे। इसकी वजह से लड़कियाँ मजबूर होती हैं एक्स्ट्रा सर्विस के लिए, ठीक है। अगर ओनर्स सैलरी दे रहे हैं तो
तो भी लड़के सर्वाइव करने को राजी नहीं है। मान लो कि एक स्टाफ को कितनी सैलरी देते हैं, अगर 10 स्टाफ हैं तो 30 अगर हज़ार सैलरी दे रहे हैं, तो या तो काम ज़्यादा चलना चाहिए, पब्लिक ज़्यादा होनी चाहिए, तब मतलब सर्वाइव होएगा ओनर का काम। लड़कियां भी 30,000 में काम नहीं करना चाहते, जो 1,000 एक दिन का बन रहा है 30,000 के हिसाब से, ठीक है, पूरे महीने का, बट लड़के चाहते हैं कि 15,000 एक दिन का हो, जो मेरे साथ हाथ से हो चुके हैं, क्योंकि मैं एज अ मैनेजर ही मैंने जो डीलें करी हैं, कि वो खुद बोलते हैं कि हमें सैलरी नहीं चाहिए, हमें मैनेजर के साथ भी ऐसा होता है कि भाई आप मुझे क्लाइंट दे देना, कि जिसकी वजह से मैं तेरे को अलग से कमीशन दे दूँगी। ये चीज़ें भी होती रही हैं, बट मेरे साथ जब भी डील हुई है, मेरे साथ क्लेश ही हुआ है। मैं कई चीज़ें जो खून में थी, जैसे पंजाब में जो चीज़ें सीखी हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी क्लेश ही हुआ है मेरे साथ। बट अदरवाइज़ क्या होता है कि एक लड़की 25-30 हज़ार रुपया अच्छी सैलरी पे जॉब कर रही है अलग कंपनीज़ में, चाहे पॉलिसीज़ार हो, कोई भी कंपनी में, वो मेहनत से कर रही है। बट एक लड़कियों का एटीट्यूड है, अगर मेरा भी ओपन में काम है, ऐसा कोई इंडिया में लड़का नहीं है जो ओपन में मसाज कर रहा है, अपना फेस दिखा रहा है, बट मैंने इस चीज़ का डर निकालना था, जिसका मुझे पॉजिटिव साइन आया। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आए होंगे। नेगेटिव कम आया, मुझे पॉजिटिव ज़्यादा आया। भाई लड़के कभी मैंने भी आज तक कुछ सुना नहीं है कोई मसाज लड़का शरेआम आगे कोई इंटरव्यू पॉडकास्ट कर रहा हो। हाँ, मुझे सिर्फ वही चीज़ थी कि जिससे लोग डर रहे हैं, मेरा उल्टा है कि भाई मुझे कोई परवाह नहीं है, अभी मेरे सामने कौन है, ये तो अभी वो बात जो होगी कि सिद्धू एक बदनाम प्रोफेशन है, पूरा फुल बदनाम प्रोफेशन है ना ये वाला स्पा सेंटर। ये लोगों ने बना रखा है। मतलब आज की डेट में तो फुल बदनाम है ना, रोज रेडें पड़ रही है, रोज खबरें आ रही है, रोज पुलिस रेड कर रही है, पंजाब की बात कर रहा हूँ। तो उस प्रोफेशन में आप चले गए दूध के धुले हुए कि भाई मैं तो साफ सुथरा काम करूंगा। हाँ, मेरा ओपन में काम है, जो जिसने भी पर जैसे आपने बोला कि मैं दूध का धुला नहीं हूँ, तो मेरे को वो बात अटकी हुई है। फिर वो आपने जो चूड़े वाली लड़की थी फिर उसके साथ मॉरली और एथिकली कॉम्प्रोमाइज़ किया। नहीं कॉम्प्रोमाइज़ दिखा, जो मैं आपको डील कर रहा था कि एक जो ओनर है वो सैलरी वगैरह नहीं देते, तो लड़कों की तो हद से ज़्यादा मजबूरी है, क्योंकि फीमेल्स मसाज के लिए नहीं आती स्पा में, क्योंकि उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनको रेट वेट का डर होता है कि हम क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ, मेल के पास एक फीमेल है, उसके पास 4 क्लाइंट आ रहे हैं, अगर वो प्रॉपर मसाज भी कर रही है तो एक दिन में वो 5 से 10 हज़ार बड़े आराम से कमा सकती है नॉर्मल मसाज का, क्योंकि लड़कियों को हज़ार रुपये टिप मिल जाती है। अब मेल का क्या है, एक तो फीमेल आ नहीं रही, अगर आ भी रही हैं तो उसमें भी जो मसाज हो रही है, मसाज के एक हफ्ते में अगला कैसे अपना खर्चे पानी निकाल सकता है, मेल स्पा में नहीं सर्वाइव कर सकता मेल। सो इसीलिए जो मैंने जो गोवा में चीज़ें सीखी एक्स्ट्रा सर्विस को लेकर, कि अगर मेरे पास दिन में 4 क्लाइंट आए, मैं कभी भी जो गोवा में चीज़ें हुई जो एक्स्ट्रा सर्विस सीखी समझे, ठीक है, क्योंकि मुझे भी अपना खर्चा कवर करना है, ऐसा नहीं है, मैं मजबूरी का नाम नहीं दे रहा हूँ, बट इस चीज़ पे जो मैंने इन्वेस्ट करा उस चीज़ की भी रिकवरी चाहिए। रेंट जो क्या कहते हैं पीजी वाले हैं, जो अपना पीजी वाले, जो हमारा क्या कहते हैं उसे, पीजी वाले, एक तो पीजी वाले हो गए, फ्लैट वाले रेंट हाँ रूम। फ्लैट, हाँ पीजी वाले हैं, फ्लैट वाले हैं, वो तो अगर 1 तारीख को रेंट ना आए तो अगले दिन वो रूम खाली करता है। इस चीज़ के डिप्रेशन टेंशन को लेकर ये हाथ साफ करने पड़ते हैं, ये मजबूरी होती है, क्योंकि मेरे पास अगर चाहे मेल हो चाहे फीमेल्स हो, चाहे कोई भी हो, चाहे ट्रांस हो, वो दिन में मेरे पास 3 से 4 क्लाइंट आ रहे हैं, तो मैं एक्स्ट्रा सर्विस के लिए नहीं बनाऊँ। तो अगर हफ्ते में एक बार आ रहा है, मैं बाकी लड़कों की भी बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, एक तो पहले इंसान ने मतलब कि फुल ओपन में काम करा है, और ऊपर से एक पॉडकास्ट जो काफ़ी पॉपुलर चल रहा है उसमें भी एक क्लियर बात कर रहा है, तो मुझे अपने दिल का पता है कि भाई मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ, और ना ही मेरा कुछ ऐसा दिल दिमाग में होता है। अरे यार भाई यार ये रिस्क वाला काम नहीं है। जैसे आप किसी अननोन जगह पे जा रहे हो, अननोन वहाँ पर लड़के हैं, जैसे कोई लड़के ही आपको बुला लें 5-7, फिर वही आपसे सेक्सुअली हरासमेंट कर दें फिर। मेरे पास ऐसा है कि मैं कई चीज़ें दिमाग से काफ़ी चल रहा हूँ, कि वहाँ के जो मार्केट में है, मतलब कि ऑफिसर्स हैं, उनको मैं मसाज करता हूँ, उनके साथ एक अच्छे से डील हो रखी है कि सर ऐसा ऐसा है कि मैं आपके मसाज कर सकता हूँ, अगर कोई मेंटली रश करे, कोई पेमेंट ना दे, तो आप प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, तो ये चीज़ का सहारा रहता है। और अगर आपको किसी ने पकड़ ही लिया, जैसे आप गए कहीं पे, वहाँ पर 4-5-10 लड़कों ने सेक्सुअली हरास करने के लिए आपको पकड़ लिया, फिर लड़कों के साथ भी तो रेप होता है। हाँ, लड़कों के साथ भी होता है, बट ऐसा है कि सर अगर डरेंगे तो फिर घर पे ही रह सकते हैं। ये आप प्रोफेशन इसीलिए चूज़ किया क्योंकि आपको अच्छा लगता है मसाज करना। नहीं नहीं, मुझे ये था कि मुझे सिर्फ पूरे 24 घंटे में या 12 घंटे में 2 अपॉइंटमेंट्स आए, जो मेरा चंडीगढ़ से 24 घंटे की जो जॉब कर रहा था उसमें छोड़ने का क्या फ़र्ज़ था, कि एक मेरी सैलरी 15,000 बन रही है 12 घंटे की जॉब में पेशेंट केयर में, और एक 500 रुपये मिला सिर्फ मुझे 15-20 मिनट की मसाज में, समझ रहे हो। तब से मुझे आया कि यार अगर उन्होंने जैसे रेफरेंस दिया कि ये लड़का मसाज अच्छी करता है, इससे मसाज करा के देखो, तो फिर मेरा ऑटोमेटिक ये चीज़ हुआ है, या तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट बन जाऊँ, आप पैसों के लिए शिफ्ट हुए हो पेशेंट केयर से मसाज मुझे, केयर। हाँ मैं आपको क्लियर कट कर दूं कि मैं पैसों के लिए हूँ, क्योंकि मुझे 24 घंटे पहले तो मैं जॉब कर रहा हूँ, उस जॉब में ही
लोग सैलरी नहीं प्रॉपर दे रहे, बड़ी बड़ी कंपनी वाले काफ़ी अच्छा कमीशन रख रहे हैं, उसमें भी बहुत खून निचोड़ा जाता है। एक तो इंसान 24 घंटे जाकर जॉब कर रहा है, 12 घंटे सॉरी, वो डायपर भी चेंज कर रहा है, हर एक चीज़ कर रहा है। अगर कितना ये सोच कर ही देखो कि अगर कोई इंसान हर एक चीज़ पट्टियाँ कर रहा है, किसी का ब्लड साफ़ कर रहा है, टॉयलेट साफ़ कर रहा है, रात को 4-4 घंटे बाद, 2-2 घंटे बाद भी पेशेंट उठ जाता है, क्योंकि वो पेशेंट है, वो नॉर्मल नहीं है। अगर नॉर्मल इंसान तो चलो 7-8 घंटे सोता है। तो मैं वहाँ से इरीटेट हुआ हूँ कि भाई मुझे तो वो चीज़ करना है कि मैं एक दिन में 2 अपॉइंटमेंट आए, 2000 मेरा बने और मैं इंजॉय करूँ, मतलब कि कहीं पे भी जाऊँ। आप क्या चार्ज कर रहे हो मसाज का? मेरा जो मेरी 90 मिनट की मसाज स्टार्टिंग होती है, 120 और 180 मिनट रहती है। 180 मिनट कितने हो गए? 3 घंटे? 2.5-3 घंटे ऐसे रहती है, और 90 मिनट से शुरू होती है। उसमें प्रॉपर एक्सरसाइज होती है, और प्रॉपर जो भी फिजियो के बेसिक स्टेप्स हैं वो रहते हैं, स्ट्रेचिंग होती है, फिर प्रॉपर मसाज और होती है। चार्जेस? 3500 रहता है 90 3500। मिनट। तो अगर आप दूसरे शहर जा रहे हो फिर वो ट्रैवलिंग अलग? और वो ट्रैवलिंग अलग देते हैं। और उसमें मैं अगर ट्रैवलिंग करता हूँ तो सिर्फ उनको एक ही एडवाइस देता हूँ कि आप प्लीज़ एक ग्रुप्स जो होते हैं, मेल ग्रुप फीमेल मसाज करवा लो, कपल्स, 4-5 दोस्त इकट्ठे हो जाओ। 4-5 एक साथ हो रहे तो अफोर्डेबल प्राइस रहते हैं कि तो जो आप एक दिन में कितनी मसाज कर सकते हो? 4 से 5 में बड़े आराम से कर सकता हूँ। 4 तो 5 भी मैंने कर रखे हैं। फ्राइडे सैटरडे संडे काफ़ी अच्छे दिन होते हैं। तो आप जून से काम कर रहे हो, जून जुलाई अगस्त चल रहा है? नो 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 नो, मैं पार्ट टाइम तो मेरा पेशेंट केयर से, मैं रात को तो 12 घंटे मेरी ड्यूटी रह रही है, ठीक है। नहीं, पेशेंट केयर आप कर रहे हो? पेशेंट केयर की नहीं, अभी जब से ओनर बना हूँ तब से मैं नहीं कर रहा हूँ। उससे पहले मेरी नाइट ड्यूटी रह रही थी, अंतारा कंपनी है, सो वहाँ से मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ 12 घंटे की। और डे में जो भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, ऐड रन कर रहा हूँ, खुद ही हर एक चीज़ मैनेज कर रहा हूँ, सोशल मीडिया। कितनी मसाज कर चुके हो आज तक, कितने लोगों की? ये अनगिनत है। आइडिया? आइडिया होएगा, आइडिया भी 300। 300 इंटू 3500 करिए, कितना हो गया? नहीं, वो 35, सुनिए सुनिए जो एज अ ओनर, जो ये 11 जब से वीडियो का बजट बना ना, मेरा बजट था 35-40 हज़ार। ये पता नहीं 1.25 लाख के आसपास कैसे पहुंचे। शूट करवाया आपने? शूट क्यों मैंने करवाया आपने? proper- 1.25 लाख की शूट ही करवा लिया, अभी काम नहीं आता आपने सोचा नहीं कि नो रुक नो जाओ? नो नो, मुझे ये था, देखो एक मैंने स्टूडियो बुक करा, उसने रेंट अलग लिया 15,000। मॉडल्स कोई पहले मानती नहीं थी अपना फेस दिखाने के लिए, तो फिर वो मॉडल ने साथ दिया, उन्होंने अलग पैसे लिए, है ना। तो फिर मार्केटिंग के अलग हो गए, कैमरामैन के अलग हो गए, वीडियो एडिटर के अलग हो गए। कितनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है अभी तक आपकी चलते फिरते मसाज सेंटर की? ये हो चुकी है कम से कम 1.5 लाख के आसपास मेरे पास बिल्स जो 1.5 cover लाख हो रुपए? चुके हैं। हाँ, तो 1.5 रिकवर लाख हो रहे हैं अब इस काम से? रिकवर सेटिस्फाई हो कि बहुत नहीं? अच्छे हो रहे हैं कि खुश हो इस काम से कि नहीं? हाँ, मुझे खुश है कि पैसे मैं, बन रहे हैं हाँ मैं कि अभी स्लो है? नहीं अभी नहीं, अभी इतना नहीं है, बट इतना सेटिस्फाई हो कि ड्रॉबैक्स क्या है इस काम के? मतलब ड्रॉबैक्स मतलब क्या कमियां क्या लोगों की तरफ से, क्या क्या आपको नुकसान दिखने को मिल रहा है? टच वुड आज तक तो कोई ऐसा नुकसान हुआ भी नहीं है। और काफ़ी जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई ये तो पहले फॉरनर ही बोलते हैं मुझे कि ये फ़ॉरन में मसाज हो रही है, फिर उसलिए स्पेशल्स मैंने बायो में लगाया कि भाई ये लुधियाना, चंडीगढ़, गुड़गांव में अवेलेबल है सर्विस। किसी क्लाइंट ने सर्विस लेके पैसे नहीं दिए है सर? हाँ, मेरे साथ 2-3 बार हुआ है। क्या हुआ? तो वो मुझे हॉस्पिटल में बुलाया गया कि भाई मसाज करनी है, सो मसाज मैंने करी। तो पैसे कह रहे कि फ़ोन ख़राब है, मतलब कि मम्मी लेके गए हुए हैं, ठीक करवाएंगे। आज तक उनके पैसे नहीं आए, फिर भी मैंने छोड़ा कि अब मैं क्या ये बोलूँ कि बुरा लगा इस चीज़ को लेकर। फीमेल्स भी हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए, इसलिए अब थोड़े से ये बना दिया है रूल कि अगर मैं आप पे ट्रस्ट करके आप 10-12 किलोमीटर आपसे दूर आ रहा हूँ, तो अब जब मैं आपके डोर पे आ रहा हूँ तब आप पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद आप जो भी सर्विस ले सकते हैं। यार जैसे हमारे देश में फीमेल्स को लेकर थोड़ा सा लॉ सॉफ्ट कॉर्नर पे है, तो जैसे किसी फीमेल की मसाज करते करते आपको कभी महसूस नहीं होगी अगर ये रेप का इल्जाम लगा दे आपके ऊपर कि भाई जितने जेब में पैसे हैं निकाल? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है वैसे। हाँ, देखो सामने वाले का। मेरे तो मन में बड़े बड़े ख्याल आ रहे हैं यार कि जितना रिस्क वाला काम कर रहे हो, सॉरी आप। जी जी जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, पर उसमें जो वहाँ की गुड़गांव की पुलिस है ना, बहुत अच्छे से साथ दे रही है। जब उनको पता चलता है ना कि ये बंदा ओपन में मसाज कर रहा है, ओपन में वीडियोस बना रखे हैं, और पैन इंडिया सर्विस रह कुछ रही है। सर्टिफिकेशन है आपके पास? हाँ, मेरे पास सर्टिफिकेशन है, और मेरे पास रेड क्रॉस का है और यूनिवर्सिटी का है। जो वैसे कभी हुआ है स्पोर्ट्स इंसिडेंट? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, शक हुआ है कभी यहाँ पर जब महसूस? से मैंने प्रोफेशनली काम ये ऑफिशियली शूट करवाया, तब से ऐसा कोई भी जो सर्विस को लेकर, क्योंकि ये अब ब्रांड बन चुका है। उससे पहले जो भी मतलब कि गोवा का जो भी मैंने सीख रखा था, हर एक चीज़ वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ अभी उसमें इंसान मजबूर है, भी फीमेल भी और मेल भी। मुझे सैलरी पसंद है कि मेरा अगर 30,000 मेरी सैलरी है एज अ मैनेजर, और मेरा रेंट निकल जाएगा। अगर जिसकी सैलरी नहीं है कोई, और ऊपर से क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, तो वो मतलब सर्वाइव नहीं कर सकता अच्छे से। आप अकेली बैग उठा के कल से लुधियाना आए हुए हो, कौन है आपके साथ, मतलब जिससे आप बातें करते हो, दिल के करीब कौन है? मदर चले गए, पापा चले गए, भाई की डेथ हो गई, एक सिस्टर है? अब मेरा एक छोटा भाई है, अनमोल कुआत्रा, जिससे मैं 3-4 दिन से बात कर रहा हूँ। उससे पहले भी जब मैं गुड़गांव से निकलने वाला था, एक छोटी सी वीडियो देखी मैंने, वो जिनका बच्चे का बेबी का सिर काफ़ी बड़ा था, तब ये मन था
कि यार ऐसा कुछ साधन हो कि 10-15 मिनट में पहुँच जाऊँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर इसकी वजह से मेरा यही मन था कि किसी भी हालत में वो बच्चे को मिलकर आऊँ, उसका जितना भी हो सके मैं 10-15 अच्छा, ये मिनट। पॉडकास्ट का मैनिफेस्ट किया था आपने, सोचा था? नहीं, मेरा ये नहीं था मैंने सोचा, बट इतना पता था कि आप ऐसा कुछ करने वाले हो कि जिन्होंने स्टार्टअप करियर जो विद अनमोल। हाँ, करियर विद अनमोल। मैं ऑडियंस को बता दूं कि ये पॉडकास्ट ना जमा ही अनप्लैंड है। क्या हुआ, कल रात को ये भाई साहब हमारी एनजीओ में आए, बैग इन्होंने उठाया हुआ, और मैं इनसे बातचीत कर रहा हूँ, तो बातचीत की तो मेरे को यार बड़ी मोटिवेशन मिली इनसे कि कैसे स्ट्रगल कर रहा है, बैग उठा के घूम रहा है, परसों से लुधियाना आया हुआ है, रात को सोया भी नहीं, खाया भी नहीं, पिया भी नहीं, बस मिलना है, अनमोल से मिलना है। तो टीम ने मुझे बताया और मैं मिला, और मेरा मन किया कि मैं एक वार्तालाप करूँ। हो सकता है कुछ लोगों को ये कन्वर्सेशन पसंद ना आए, क्योंकि हमारे पंजाब में थोड़ा सा क्या है, पंजाब में पॉडकास्टिंग को लेकर अभी बाउंड्री सेट है, खुल के पॉडकास्टिंग अभी शुरू नहीं हुई है। तो मेरे को लगता है कि जैसे ये टॉपिक्स हैं, है ना, मसाज टॉपिक, तो ये मेरे को लगता है कि शायद पंजाब वाली ऑडियंस एक्सेप्टेंस नहीं कर पाती, तो पंजाब के बाहर वाली जो ऑडियंस, मेरा खुद का मन था, इन्होंने नहीं बोला मुझे पॉडकास्ट के लिए, और मैं किसी के बोलने से पॉडकास्ट करता भी नहीं हूँ। हमें मेल्स आती हैं, हमारी टीम देखती है कि क्योंकि जब मैं किसी बड़े इंसान के साथ करता हूँ तो लोग बोलते हैं यार ये तो सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के साथ करता है, जब मैं किसी आम के साथ करता हूँ तो ये कहते हैं तो सिर्फ आम लोगों के साथ ही करता है। पर मैं जमा मर्जी का मालिक हूँ, जिसके साथ मेरा जो दिल करता है मैं उसके शो पे जाता हूँ या उसको अपने शो पे बुलाता हूँ। पर मेरे को आपकी जो कल मैंने छोटी सी इन शॉर्ट आपकी स्टोरी सुनी, मुझे बड़ा बुरा भी लगा आपके लिए, और बड़ा अच्छा लगा कि आपकी हिम्मत क्या है, इतना कुछ हो गया आपकी लाइफ में। मुझे बस ये था कि मैं जैसा मर्जी हूँ अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने टच वुड गॉड गिफ्टेड ये मेरे दिल दिमाग में जो उन्होंने परमात्मा ने बनाया है कि आज तक एक चावल के दाने जितना कोई नशा पत्ता नहीं किया। जिन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा कर रखा था, चाहे विलेज में हो चाहे कहीं पे भी हो, वो बहुत गंदे गंदे वाले नशे कर रहे हैं। मैं फिर भी मानता हूँ कि मेरे जो मम्मी पापा हैं वो एक परमात्मा बनकर ही मतलब कि मेरा साथ दे रहे हैं। नहीं तो बस ये टच वुड नज़र भी ना लगे, ना ही मैं ऐसे किसी रास्ते में जाऊँ। और हाँ, एक चीज़ और था कि जैसे मेरे पापा की डेथ हुई काफ़ी छोटी एज में 2006 में, और बाई भी चल बसा। जब देखा कि उनकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बिल्कुल मिट्टी हो चुके हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं 2018 से आपको फॉलो कर रहा हूँ। पहला मैसेज मेरा 2018 में हो रखा था आपको कि गॉड ब्लेस यू वीर जी। ते उਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਕਿਡਨੀ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ PGI 'ਚ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਅਜੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਸੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਫਿਰ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ, मेरे जो भी सवाह ना होए और किसी को ऑर्गन्स मेरे किसी के काम आ जाए। हाँ, मेरे किसी के काम आ जाए। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा क्लेश हुआ, सरपंच को लिख कर देना। और उनको ये था कि पता नहीं ये कैसे ही अलग चल रहा है, इसलिए कहीं बोलते हैं कि तूने कोई नशा पत्ता कर रखा है, तू कैसी बातें करता है। मुझे बस भेड़ चाल ही नहीं पसंद। मैं कम से कम इस पॉडकास्ट में 10 बार भेड़ चाल का नाम दे चुका हूँ, बट मुझे ये है कि मुझे वो चीज़ें अपनानी नहीं है जो चल रही हैं कि हाँ स्टडी करनी है तो उसके बाद ये जॉब करो। नेवर, मैं कभी भी जॉब ना करूँ। जॉब करी, वहाँ से एक्सपीरियंस मिला, बट मुझे ये था कि कल को जो भी मेरा काम बने आगे और मैं लोगों को काम देने वाला बनूँ। बस यही मेरा आज खुश हो आप अपनी लाइफ में? हाँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ आगे कि क्या करना चाहते हो, कितनी बड़ी अपनी कंपनी खोलना चाहते हो? आपको लगता है कि लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे आपको? मेरे पास और भी बहुत प्लान्स हैं कि जैसे मेरे पास इन्वेस्टमेंट आ गई थी, मैंने जब अपना घर सेल करा वो कम से कम 2.5-3 लाख का ही सेल हुआ है। छोटा कमरा था, 2 ही कमरे थे विलेज में, तो क्योंकि वहाँ पे मैं जाना नहीं था चाहता। और जब मेरे साथ ही बुरा हुआ है, अगर मेरी कल शादी होती तो वहाँ पे भी मेरी वाइफ को नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि मेरी मम्मी को भी वैसे ही भगाया गया, मारा पीटा गया, बहुत गंद बोला गया। तो फिर क्या हुआ कि मुझे वो सेल करना था, मुझे प्रूव करना था लोगों को कि मैं इससे अलग चल कर दिखाऊंगा, दुनिया से उल्टा चलूँगा कुछ भी हो जाए। तो फिर क्या हुआ कि जब मैंने ये सब इन्वेस्टमेंट करी तो मेरे पास 3 प्लान थे कि या तो मैं खुद की गाड़ी ले लूँ वैगनआर, या फिर मैं एक फूड की कोई रेडी खोलूँ, फूड कार्ट लगा लूँ? फूड कार्ट, मतलब कि वो वहाँ पे भी प्लान था कि जहाँ पे जॉब्स वगैरह करते हैं उधारी ना कोई करे, एजुकेटेड वो लोग, तो वहाँ का भी प्लान था। फिर मैंने कहा कि फूड कार्ट वगैरह सब कुछ चल ही रहा है, उसमें काफ़ी भाग दौड़ है और अकेला बंदा नहीं हैंडल कर सकता। फिर तीसरी इन्वेस्टमेंट थी कि मैं अपनी वीडियोस बनाऊँ जिससे मैं मर्जी का मालिक बनूँ। अगर मैं वहाँ पे फूड कार्ट में फूड नहीं लगा रहा हूँ, 2-3 कहीं घूमने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे भी पाबंदी है कि कोई और आ जाएगा। ड्राइवर के अगर एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, मैंने गाड़ी ले ली और गाड़ी का कुदरती एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें भी उल्टे पैसे लगे जो कि मेरे पास नहीं थे। अब जो ये 2-2.5 लाख था, इसमें पहले मैंने FD कराई। मैं हर एक चीज़ को बहुत पहले मुझे आई लव गुजराती, मैं गुजरातियों को बहुत मानता हूँ, बहुत उनको तो एक तरह का पूछता ही हूँ, उनको बहुत सुनता हूँ मैं कि हर एक चीज़ को ब्रांडिंग को लेकर। एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ मैं आपको कि जैसे आप एक
मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, आप एक पॉश फैमिली के मालिक हो। सो अगर मैं उनके पास जाऊँ, तो अगर मैं फ़ोन पे बोलूँ कि मैंने स्टार्टअप करा है, तो आई थिंक वो वहीं से गॉड ब्लेस यू बोल देंगे कि हाँ ठीक है वदर। एक मेरे पास आइडिया था कि अगर मैं वहाँ पे मिठाई लेकर जाऊँ और एक तो मेरे विजिटिंग कार्ड हो, सो एक बस उस उनकी पार्टी का थोड़ा सा वेट होना चाहिए भी, जहाँ पे पोस्ट फैमिलीज़ के 10-12 मेंबर्स हों, और वहाँ पे मैं जाऊँ कि मैं बोलूँ कि हाय सर, आपने मुझे जॉब दिलवाई थी, बुरे वक्त में साथ दिया था, और आज मैंने स्टार्टअप करा, आज मैं ओनर बनाऊँ, काम चाहे कोई भी हो, तो चाहे वो फूड कार्ट का होता, चाहे ड्राइविंग का होता, चाहे ये मसाज का होता, तो वहाँ पे जाता कोई अच्छी सी मिठाई लेकर, तो शायद मुझे वहीं से 10 से अगर 12 लोग हैं, 4 से 5 लोग मेरे से काम लेते मसाज का और आगे रेफरेंस देते। सो इसीलिए काम कोई भी हो, छोटा मोटा करो, बट ऐसा करो कि जिसमें आप अपनी इंसानियत को ना बोलो, यही मेरा सबसे बड़ा मैसेज है। और हाँ, जो वहाँ से अब मेरी मिठाई का कितना खर्चा आया, 200-300-400, बट वहाँ से काम कितने का आया, 3500 की अगर एक मसाज है, तो वहाँ पे अगर 35,000 अगर 10 मसाजें आ गई। बिजनेस प्लान ये कहाँ से सीखा आपने ये सारा कुछ? सर ये रात के जो 4-4 5 बजे तक जागा हूँ मैं। हाँ, मैंने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना नहीं छोड़ा, मैंने यूट्यूब करना नहीं छोड़ा, मैंने सब कुछ किया, स्क्रॉल किया, सब कुछ किया, बट वहाँ से आइडियाज़ आए कि जब हम बोलते हैं ना तो हमारा फ़ोन सुनता है, हमारा फ़ोन बहुत स्मार्ट है। अगर आज हम आईफोन की बात करेंगे ना, आधे घंटे से पहले आईफोन की वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। तो आप अपने फ़ोन को सबसे बेस्ट फ्रेंड बनाओ, उनसे बातें करो। अगर आपका एक एम है कि हाँ हमने 1.5 साल से दूर जाना है किसी भी हालत में, तो हमने जॉब नहीं करनी कोई है। इंसान है आपकी ज़िंदगी में जिससे आप बहुत प्यार करते हो, मेरे अलावा? मेरा बस एक तो सिद्धू भाई था जो बहुत आपके पास ज़्यादा। कोई अपना है? अपना अभी तो कोई भी नहीं है, एक छोटी बहन है बेचारी, उसका बहुत वो कहाँ करता हूँ रहती मैं। है? वो नाना जी ने अडॉप्ट कर रखी है। अच्छा, वो क्या कर रही है? वो अभी +2 पास आउट हो। अच्छा, आपकी मदर से बात होती है आपकी? हाँ, कभी कभी होती है, बट फिर भी ये होता है कि अ, बुरा लगता है कि क्यों मतलब कि दूर हुए। पर एक गॉड गिफ्ट ये भी चीज़ है कि अगर वो होते तो शायद वो भी मुझे पढ़ाते, या पढ़ाते नहीं था, प्लम्बर का काम वगैरह कराते। मदर की याद आती है आपको अपनी? नहीं, मुझे फील ही नहीं होता, मैं बहुत छोटी एज से घर से बाहर हूँ। यार कल ही रह रहे हो यार आप यार। हाँ, मैं कितने साल के थे जब डिवोर्स हो गया? 9 साल से। 9 साल से लड़का लग रह रहा है यार। आज आप कितने साल के हो गए? कितने साल के हो गए आज आप? 25 का, मुझे 10-12 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो कभी कमी महसूस नहीं हुई रोते हो वैसे आप? रोते तो हो। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ कि मुझे कभी भी अपने आप पे आया नहीं है रोना। तरस नहीं आया कभी? नहीं आया, कभी तरस नहीं आया? ये नहीं तरस आया, सच बता रहा हूँ मुझे। मोटिवेशन क्या है रोज चलने की? यही है कि जो छोटा भाई था, जैसे मैं गुरुद्वारे वगैरह में रहा हूँ, पिंगलवाड़े में मैं जाकर आया हूँ, अमृतसर में भी मैं रुका हूँ, है ना। तो वहाँ से क्या मोटिवेट था कि ऐसा कुछ अपने भाई के नाम का एक, वहीं पे एक छोटा सा ब्लड कैंसर से मेरा भाई पूरा हुआ है, तो मेरा ये मन था कि आगे से वो ऐसा कुछ हॉस्पिटल बन जाए, क्योंकि इस मसाज वाले काम में ना पैसे बहुत जल्दी मैं कमा लूँगा। चाहे मैं अपना ऑयल लॉन्च कर दूँ, चाहे मैं अपने टी शर्ट्स कुछ भी लॉन्च कर दूँ, मैं पैसे कमा लूँगा। वो अलग इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे मेरे एक, जहाँ से मुझे डांट पड़नी शुरू हुई। मेरे विलेज वालों ने, मेरे जो चाचे ताए हैं, उन्होंने बहुत गंदा बोला कि नशे पत्ते करता है, जबकि मैंने क्लियर करा कि ये बॉडी तभी डोनेट होती है जब आपके ब्लड में कुछ ऐसा गलत है ही नहीं है, वाह। उससे पहले नहीं। इन्होंने मुझे अपना कार्ड भी दिखाया था जिसपे इन्होंने अपनी सारी बॉडी के ऑर्गन्स डोनेट किए हुए हैं। तो मैं सिर्फ उनको झूठा साबित करके दिखाऊंगा, और मैं सिर्फ वो पेशेंट को देख कर ही आया हूँ। जब से मेरी बहुत बड़ी जिद थी कि मैंने पंजाब नहीं बढ़ना है, जब तक मेरे पास एक मैंने फॉर्चुनर सोच रखी थी कि जब तक फॉर्चुनर नहीं आएगी तब तक मैं पंजाब नहीं आऊँगा। बट वो पेशेंट, वो जो बेबी को देखकर मैं, हाँ सच बता रहा हूँ, तब मैं बहुत रोया हूँ, तड़फा हूँ उस चीज़ को लेकर। उसने मजबूर कर दिया था कि रातों रात पैकिंग कर, तू निकल जा, और कुछ भी नहीं है। कैसा लग रहा है फिर आज आपको मेरे सामने बैठकर? बहुत ज़्यादा सुकून है कि ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਗਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਸਾਈ कि कोई ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ मर रहा है तो ਤੁਹਾਨੂੰ दर्द नहीं हो रहा, बस वो चिंगारी छिड़न की लोड़ है। और वो मेरे को लगता है कि यार बाकमाल इंसान हो यार, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, और मैं तो आपके लिए दुआ ही कर सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ, अरदास कर सकता हूँ कि आपकी नीयत को भगवान ज़रूर फल दे, और आप जैसे जितने भी नौजवान अपनी लाइफ में लड़ रहे हैं अपने हालातों से, और वो कामयाब हों। बस ये मुझे जब भी मैं वीडियोस देखता हूँ वो चिट्ठी को लेकर, अभी लोगों ने पंजाब को काफ़ी बदनाम कर रखा है, पर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हो ना, नज़र ना लगे, काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं। और गैंग वार को लेकर मेरा ये रहता है कि प्लीज़ हाथ जोड़कर बेनती है,
आप एक बार पीजीआई इमरजेंसी गेड़ा मारो, मैंने कल भी वीडियो में बोला था, एक बार जाओ ना, जो भी बड़े से बड़ा गैंगस्टर है कुछ भी है, एक बार पीजीआई गेड़ा मारने जाओ, आप वहीं सब कुछ तड़फ जाओगे, आप रुक जाओगे कि भाई वहाँ पर जाना ही तो मुश्किल है भाजी। हॉस्पिटल इंसान जाता है मजबूरी में, खुश होकर कौन जाता है? मजबूरी में जब इंसान जाता है तो मजबूर होता है। हॉस्पिटल का वैसे खुशी में कोई चक्कर लगाता है कि आज मेरा बर्थडे है चलो हॉस्पिटल में चले। लोग तो बाहर से भी नहीं गुजरते हॉस्पिटल के। पर मेरे को लगता है इंसान को हफ्ते में, महीने में या लाइफ में एक बार भी जो बंदा चला गया ना, पर मेरे को लगता है भाजी बहुत लोग जाते भी हैं। जैसे अब शमशान घाट तो जनरली सारे ही जाते हैं, महीने में एक आधी बारी किसी ना किसी की डेथ हो जाती है। वहाँ पर जाके क्या सीखते हैं? फिर बाहर आके वही क्लेश शुरू, वही दुनियादारी। कल और क्या, मैंने एक बात और बोलनी थी कि जो आप एक जगह बना रहे हो, मैं अभी पॉडकास्ट से पहले वहीं जाकर आया हूँ, और एक मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी कि ये दो फ्लैट दो जो वो नहीं दे रहा, 3x ज़्यादा मांग रहे हैं। वही ये है कि अगर बाई चांस उनको कुछ हो रहा है, मान लो कुछ भी हो रहा है, तो वो कैसे मतलब सर्वाइव करेंगे कि अरे इतनी भाजी बड़ी ऐसी ही इंसान दुनिया है। है, मैं आपको बता नहीं सकता कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं हमारे साथ। उनको देख के लगता है कि भगवान ने ये भी बनाया है। फिर मुझे लगता है कि जब अच्छे लोग भी बनाए हैं, बुरे भी बनाए हैं, तो ये ड्रामा है दुनिया का। तो ये ड्रामा तो होके रहना है, हम इस ड्रामे का हिस्सा है। बस ये खुश नसीब है हम कि इस ड्रामे में हमें अच्छा रोल मिला हुआ है। शुक्र करो हमें विलन का रोल नहीं मिला, किसी के नुकसान करने का रोल नहीं मिला, किसी के दिल दुखाने का रोल नहीं मिला। हमें रोल मिला है किसी का अच्छा करने का। जो बुरा कर रहे हैं उनको भी रोल उस भगवान ने ही दिया। पर बात ये है कि हम अपना कर्म करें। क्योंकि ये जो फिल्म है ना, दुनिया अर्थ की फिल्म है, इस डायरेक्टर को ही पता है कि क्या बन रहा है। जब भी कोई एक्टर रोल प्ले करता है ना किसी फिल्म में, उसको पूरी स्टोरी नहीं पता होती कई बार। मैंने भी एक फिल्म में काम किया है, तो वहाँ पे आर्टिस्ट आते थे, अपना सीन लेते थे, पढ़ते थे, एक्ट करते थे, चले जाते थे। डायरेक्टर उनको पूरी स्टोरी नहीं सुनाता था बैठ के, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। तो वही है दुनिया। वो डायरेक्टर बैठा है, हम एक्टर। हमें वो बोल रहे हैं ऐसा कर लो ऐसा कर लो ऐसा कर लो, बस करते जाओ। फिल्म बन रही है, पता नहीं कभी किसी पर्दे पे देखेंगे कि नहीं देखेंगे। पर अच्छा लगा आपसे बात करके। आप और कुछ शेयर करना चाहते हैं हमारी ऑडियंस? अब बस एक छोटी सी पंक्ति है जो मैंने गुरुद्वारा साहब में सीखी है, जेता समुद्र सागर निरपरिया, इत्ते अवगुण हमारे, दया करो कुछ मेरा पावे, डुबते पत्थर तारे। मैं मेरे को होर मैं कुछ नहीं सी मंगया, ਜਦੋਂ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ। ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਜਾਣ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਸੀ ਬੈਕਅਪ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜੋਬ ਲਗਵਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੋਰਨ 'ਚ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਫੋਰਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੱਚੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਏਜ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬਣਾਓ। ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਸਾਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕਰ ਆਇਓ, क्योंकि ਇੱਥੇ ਨੈਗੇटिव ਗੱਲਾਂ नहीं यार है। बड़ा मैच्योर हो गया यार भाई, यार आप बड़ा मैच्योर हो गए, उम्र से पहले मैच्योर हो गए हो। तो मैंने है ना दादी माँ से बहुत बोला कि माँ मैंने है ना फ़ौरन जाना है किसी भी हालत में, मुझे कोई ऐसा रास्ता भी। उन्होंने जब मैंने फतेहगढ़ साहब छोड़ा ना, चंडीगढ़ गया हूँ, 1-2 महीने बाद मुझे ऐसी जॉब आई, वो कुदरती कोविड था, उससे पहले मेरे फूड डिलीवरी का काम था। सतनाम कटड़ा बाई था एक, वो पूरा हो चुका है। सतनाम कटरा के ऊपर पॉडकास्ट किया अभी हमने परसों। ओह ओके, उन्होंने मेरी हेल्प करी, उन्होंने बाइक दिलवाई मुझे सब। अच्छा हाँ, उन्होंने बाइक दिलवाई थी मुझे, उन्होंने नहीं। यार, ही इज अ जेम। सो उन्होंने फिर क्या किया, मैंने फूड डिलीवरी का मेरा काम था, हर एक मैंने काम किया, डेंटिंग पेंटिंग का कम से कम 20 से 25 काम हुए जो मैंने करके छोड़े हैं। शुरुआत मेरी डस्टिंग से हुई थी, ठीक है। तो वहाँ पे जब पता चला कि भाई पेशेंट केयर की, आप हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी। वहाँ पे 2 तरह की जॉब थी, एक तो थी पेशेंट की देखभाल करना, जिसमें डायपर चेंज करना, हर एक चीज़। एक थी सिक्योरिटी गार्ड की। अब दोनों में से एक टफ थी, सिक्योरिटी गार्ड की ज़्यादा टफ है, अगर वहाँ पे गलती होगी आप निकल जाओगे, ठीक है। पेशेंट केयर वाली में गुण था, गुण क्या था कि अगर वहाँ पे हमने काम सीख लिया, हम अपनी ऐड वगैरह लगा कर कहीं पे भी हम बता सकते हैं कि हम पेशेंट केयर करते हैं। पेशेंट तो एक नहीं है, कितने लोग हैं, वहाँ पे हम काम कर सकते हैं। तो जब डायपर चेंज करने की बात आई, तब यार पता चला कि कैसे सर्वाइव करूँ, स्मेल वगैरह हर एक चीज़। तो हमारे यहाँ ना काफ़ी अच्छे, मतलब कि फेस से लेकर जो जिसे बोलते हैं सोने सुनक्खी गर्ल्स हैं, जो नर्स हैं, उन्होंने एक छोटा सा सहारा दिया कि हम तुझे चेंज करना दिखाते हैं। फिर मैंने क्या करा, मैंने क्या सोचा कि जब ये लड़के कर सकती हैं, नर्स डायपर चेंज हर एक चीज़, पट्टियाँ वट्टियाँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और जबकि मेरे पास ऑप्शन था सिक्योरिटी गार्ड का, एक मायो हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए, बट वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को छोड़कर मैंने वो गुण लेने की कोशिश करी जो मुझे गुण मिला, जिससे मेरे परमात्मा ने, दादी माँ ने मेरे लिए वहाँ पे रोटी लिख रखी थी कि भाई अगर इस बंदे ने सच्चे दिल से ये कुछ मांगा तो वहाँ पे इसका ये काम बनेगा ही बनेगा। तो फिर मैंने जब ये पेशेंट के डायपर वेपर हर एक चीज़ चेंज करी, हर एक चीज़ करी, तो फिर जब ये चीज़ें कवर हुई तो क्या मिला मुझे,
बाद में उसमें प्राइस ये आया कि एक तो सैलरी अच्छी मिल रही है पेशेंट केयर में और तीनों टाइम का खाना मिल रहा है, और ऐसी फैमिलीज मिल गई पटियाला की कि जो यहाँ से फ़ौरन लेकर जाना चाहती हैं। तो वैसे फ़ौरन नहीं जा पाए हो, किसी वजह तब तक पासवर्ड वगैरह नहीं था बन पाया, बट एक तो ये आ गया था कि इस धरती में कितनी बड़ी पावर है, अगर सच्चे दिल से हमने कुछ मांगा तो वो सच में एक फिर हुनर आया कि भाई जब पेशेंट केयर, फिर मैंने वहाँ से फिर आया फतेहगढ़ साहिब, फिर मैंने अलग से और चीज़ें मांगी कि दादी माँ मैंने जो मांगा आपने ट्रस्ट दिला दिया कि मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि ये अनमोल भैया बहुत बड़ी हकीकत है जो मेरी आंखों सामने हुई है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ मांगा किसी और से और नहीं मिला, बट ये उस तब मुझे प्रूफ हो गया कि ये धरती मेरी माँ बाप है जिन्होंने मुझे दिया। तो फिर मैंने दोबारा से तीन चीज़ें मांगी कि मुझे ये जॉब वगैरह नहीं करनी, मुझे ऑनर बनना है, और मैंने मसाज के काम में ही मांगा उनसे कि मुझे या तो फिजियोथेरेपिस्ट बना दो या फिर मुझे ऐसा बना दो कि मैंने मसाज करी, मसाज अच्छी है उसमें कोई शक नहीं है, पर क्या था कि मुझे सिर्फ 4-5 घंटे ही काम करना, उसके बाद मैं कहीं ट्रैवलिंग करने जाऊँ कुछ भी करूँ, बस ये इतना काम मिले, ठीक है, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट का होता है। तो वैसे बनते बनते 4-5 साल स्ट्रगल किया, और ऐसा मैनेजर वहाँ से कईयों ने सैलरियाँ नहीं दी, एक और करीब वो जो 2-3 कंपनियाँ थी जो चल रही हैं उन्होंने सब कुछ किया, बट फिर बाद में फिर मैंने दूसरी तीसरी बार मांगा तो उन्होंने ओनर बना के ही छोड़ा। अब आगे मानता हूँ कि भाई उनसे फिर ये भी चीज़ें मांगता रहा हूँ कि भाई नशा पता नहीं होना चाहिए, कुछ भी कर लो 2 दिन मत देना माता, दादी माँ से बात करी जाओ भी मुझे नशा पता नहीं चाहिए, इससे बस कुछ भी करके रोक लो, बस ये वाह यार, ये मैं ऐसे ऐसे बातें करता हूँ। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा पॉडकास्ट होगा और आप इतने अच्छे इंसान निकलोगे यार। ये दादी माँ ने बनाया, मैं उससे ज़्यादा नहीं, और मेरी कोई औकात नहीं है। देखो रातों रात कुछ भी हो सकता है गलत सही, बट वो मेरे बहुत बड़ी परछाई से मुझे चला रहे हैं। जो मांगता हूँ हकीकत में जब चीज़ें हो रही है ना मौलवी रे, मैं उससे तड़प रहा हूँ कि भाई ये कैसे हो गया। अगर वहाँ पे ऐसी सिर्फ जो दीवार है उस पर मैंने मत्था लगाया, मैं बात कर रहा हूँ, पालकी साहब मेरे कंधे पे है, तब ऐसे बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं जैसे कल वीडियो में सिर मेरा नीचे था तब बातें कर रहा था कि दादी माँ मुझे ओनर बनना है, मुझे अपना फ़ौरन जाना है, मुझे ये जॉब चाहिए भी जिसमें इतना नाश आई कैन फील इट, समझ ਯਾਰ रहे ਜਿਮ ਯਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ, वो चीज़ करके ਘੈਂਟ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, दिलों शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਯਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਲੜਾਈ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਚਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਫੈਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ, ਫੈਨ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮੋਲ ਗਵਾਤਰਾ ਦੇ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹ ਆਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫੇਸ ਇਟ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਹੈਪਨ ਬਿਕॉज ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ और what I feel, लाइफ इज़ वॉट इट इज़ एंड आई हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू इट। ऑल द बेस्ट, बहुत तरक्की करो, बहुत खुश रहो। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट ज़रूर बताइए कमेंट करके, और मुझे तो पर्सनली बहुत लगा, और मैं ये पॉडकास्ट नाक से नहीं मुंह से कर रहा हूँ, मेरा थोड़ा जुकाम है ना, मैं खुल के गलबात कर नहीं पाया हजे, कोई गल नहीं, जट ਨੂੰ कैम हो लेंदे 1-2 दिन तक, फिर तक पावांगे आप। ऐसे जुड़े रहो AK टॉक शो, और जुड़े रहो और साथ दो नए स्टार्टअप्स का, नए एंटरप्रेन्योरशिप का, और दुआ करो सरबत के भले की। बहुत बहुत धन्यवाद, दिलों शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।